बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 जो है स्टार्ट किया था। इसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। मैंने कल आपको थोड़ा सा लाइट के हवाले से बताया था कि लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात, लाइट जो है चूँकि एनर्जी की फॉर्म है तो इसको वेव की सूरत में ट्रैवल होना है। तो ये जिस वेव के ज़रिए ट्रैवल करती है उन वेव्स को हम कहते हैं लाइट वेव्स। फिर लाइट वेव्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब हो गया कि इनका डायरेक्शन और इनका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने आपको काफ़ी ब्रीफली बताया था कि ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पीरियोडिक डिस्टर्बेंस की वजह से जनरेट होती है। तो आपकी ये जो लाइट वेव होती है इनमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दोनों पीरियोडिकली यानी कि एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, इनमें वाइब्रेशन होती है, इनकी फील्ड में वाइब्रेशन होती है और ये दोनों वेव आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये सब मैंने आपको स्केच के जरिए बताया था। फिर मैंने लाइट की वेलोसिटी के हवाले से कुछ बात की थी कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है हवा या वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कायनात में ये रफ्तार सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा रफ्तार किसी भी चीज़ की नहीं है। सबसे ज़्यादा रफ्तार जो है वो लाइट की रफ्तार है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं ले सकता। ये जो वेलोसिटी है 3 × 8। दूसरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी भी ये स्पीड है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड किसी भी चीज़ की नहीं होगी। जबकि लाइट वेव की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। फिर हम लाइट के कुछ फिनोमिना को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है मज़ेदार चीज़ इस वजह से होती है क्योंकि लाइट का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपके पार्टिकल्स की तरह नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक ही तरह का बिहेवियर। इसके मुख्तलिफ बिहेवियर होते हैं जो हम पढ़ रहे थे। पहला मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन, कि अगर लाइट एक मिरर से टकराती है तो लाइट वापस उसी मीडियम में घूम जाती है, मुड़ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। फिर मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन, की लाइट अगर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराती है तो लाइट उस मटेरियल के अंदर एंटर हो जाती है और उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इस फिनोमिना को आप कहते हो रिफ्रैक्शन। फिर हमने बात करी एब्जॉर्प्शन की, कि लाइट अगर एक कलर ऑब्जेक्ट से टकराती है तो लाइट के अंदर 7 छोटी वेव्स होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लाइट जब एक कलर ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उन 7 में से कुछ लाइट वेव एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएंगी, ऑब्जेक्ट का कलर आपको वो दिखेगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से चौथा मैंने आपको इफेक्ट जो पढ़ाया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि लाइट अगर एक खास मटेरियल जिसको आप सोलर पैनल कहते हो, सिलिकॉन, बोरॉन वगैरह से बना हुआ होता है, लाइट एक स्पेशल मटेरियल से टकराती है तो लाइट उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देती है, इलेक्ट्रॉन को निकलवा देती है। एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट से बनता है। तो आप इसमें इस मटेरियल या इस फिनोमिना के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं, इसलिए आप इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हो। ठीक है जी, 1 2 3 4। अब एक और 2 3 फिनोमिना और डिस्कस करने हैं फिर मुझे। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंटरफेरेंस। आपने इस चैप्टर में इंटरफेरेंस नाम का जो फिनोमिना है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपका सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा इंटरफेरेंस के हवाले से, लेकिन इस चैप्टर में आप लाइट का इंटरफेरेंस काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? देखिए, आपको वेव्स तो मैंने पढ़ाया पिछले चैप्टर के अंदर। वेव क्या होती है जी? जो कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्बेंस होती है, जो एनर्जी ट्रैवल कर लेकर जा रही होती है, इनको आप वेव कहते हो। और ऐसे हम वेव बना रहे होते हैं, ऐसे हम एक वेव को बनाते हैं। सपोज करें ये एक वेव है, एक और वेव है, 2 वेव है। अगर 2 वेव एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही हो, ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस, अगर दो आपके पास वेव हैं, और भी कंडीशंस होती हैं मगर अभी मैं इन 2 कंडीशंस को लेके चलूंगा, सेम टाइम और सेम प्लेस। अगर आपके पास 2 वेव हैं, मिसाल के तौर पे साउंड वेव है या वाटर वेव है, अगर आपके पास 2 वेव हैं और वो दोनों वेव एक ही जगह से और एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, ठीक है, एक वेव ये हो गई, दूसरी वेव मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ये वेव जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, देख ले जी, ये दोनों वेव हैं
जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, ऐसे जा रही है। ये दो वेव है, एक रेड कलर में है, एक ग्रीन कलर में है, ये दो वेव है, इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो रहा है, एक का एम्पलीट्यूड ज़रा कम है, एक का एम्पलीट्यूड ग्रीन वाली का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों वेव एक ही जगह से और एक ही वक्त में गुजर रही है। तो जब ऐसा होता है कि दो वेव एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही होती हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर हल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब कहते हैं ना, आप मेरे मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो, यानी आप अगर किसी के मामले में घुस रहे हो, इसको आप इंटरफेयर कह रहे हो। तो यहाँ ये दोनों वेव एक दूसरे में घुस जाएंगी। तो जब आपके पास दो वेव एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही होती हैं, तो फिर ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं, इंटरफेयर कर जाती हैं एक दूसरे से, इंटरफेयर, इंटरफेयर कर जाएंगी। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि या तो एक बड़ी वेव इन दोनों से बड़ी वेव बन जाएगी, या इन दोनों से एक छोटी वेव बनती है। सीधा सीधा कह सकते हैं प्लस या माइनस। मैं अगर आपको इसको मैथमेटिकली समझाऊं, तो अगर आपके पास दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक 2 और एक 4, अगर आप प्लस करते हो, ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों नंबर एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, घुस जाएंगे एक दूसरे के अंदर, कितना हो जाएगा, 6 बढ़ गया। आंसर जो है आपका दोनों नंबरों से ज़्यादा है। और अगर आप इन दोनों नंबरों को माइनस करते हो, ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, देखिए कम हो गया। तो इंटरफेरेंस क्या है कि अगर आपके पास दो वेव है और वो एक ही जगह से और एक ही वेव में गुजर रही होती हैं, तो फिर वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी। अब मिक्स के नतीजे में क्या होगा जी, दो मामले होंगे, या तो एक बड़ी वेव हो जाएगी या एक छोटी वेव हो जाएगी। इस फिनोमिना को कि ये दो वेव आपस में एक दूसरे के अंदर हल हो रही हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही हैं, इस फिनोमिना को आप कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती हैं। मैं खैर थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा ना टाइम लूँ इसमें। दो टाइप होती है, देखिए सपोज करें एक वेव है ये जी, ठीक है, एक ये वेव है, ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, और दूसरी वेव भी एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही है, और ऐसे गुजर रही है कि दोनों का क्रेस्ट एक ही जगह पर आ रहा है, दोनों का ट्रफ जो है वो एक ही जगह पे आ रहे थे, ये दोनों का क्रेस्ट आ रहा है यहाँ पर दोनों वेव का ट्रफ आ रहा है, ठीक है। तो ये दो वेव है आपके पास, एक रेड कलर के अंदर, एक ग्रीन कलर के अंदर, दोनों वेव जो है एक ही वक्त में गुजर रही हैं, एक ही प्लेस से गुजर रही हैं, और ऐसे गुजर रही हैं कि दोनों का जो क्रेस्ट है वो एक ही जगह पर आ रहा है, दोनों का ट्रफ जो है वो एक ही जगह पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये दोनों वेव एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और नतीजा क्या होगा, आपके पास एक बड़ा वेव बन जाएगा, एक बड़ा वेव बन जाता है। इसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की पहली टाइप। और दूसरी टाइप क्या होती है कि सपोज करें आपके पास एक वेव है जी, ठीक है, वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये जा रही है वेव, ये एक जा रही है, ठीक है। अब इसी जगह से इसी वक्त में एक और वेव गुजरती है, लेकिन उल्टी, यानी कि क्रेस्ट के साथ ट्रफ आ रहा है, ट्रफ के साथ क्रेस्ट आ रहा है, देखें उल्टा। अब देखें इस पॉइंट पर एक वेव का क्रेस्ट है, तो दूसरी वेव का क्या है, ट्रफ, उल्टा जा रही है। तो अब यहाँ पर भी चूंकि ये दोनों एक ही टाइम में गुजर रही हैं, एक ही प्लेस से गुजर रही हैं, तो ये दोनों वेव भी एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस करेंगी, लेकिन यहाँ जो है ये एक दूसरे को काटती हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगी, और आपकी जो नतीजन वेव बनेगी वो दोनों से छोटी हो जाएगी, ऐसी कोई छोटी सी वेव बन जाएगी। इसको आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो इंटरफेरेंस होता है, किसी भी वेव का बताया मैंने, अभी लाइट की बात नहीं करी, ये मैंने वेव का बताया। तो इंटरफेरेंस क्या है कि अगर आपके पास दो वेव हैं और वो एक ही वक्त में गुजर रही हैं, एक ही जगह से गुजर रही होती हैं, तो फिर वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेंगी, एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, इसको आप कहते हो इंटरफेरेंस। अगर दोनों का क्रेस्ट एक ही जगह पर आ रहा है, दोनों का ट्रफ एक ही जगह पे आ रहा है, तो इंटरफेरेंस के नतीजे में आपके पास एक बड़ी वेव बनेगी, दोनों वेव आपकी ऐड हो जाती हैं, इसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपकी दोनों वेव इस तरह गुजर रही हैं कि एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ के साथ आ रहा होता है, तो फिर ऐसे केस के अंदर आपकी दोनों वेव इंटरफेयर करेंगी, कैसे कि वो एक दूसरे को काट देती हैं, सबट्रैक्ट कर देती हैं, और आपका जो रिजल्टेंट वेव आता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसको आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने ऊपर बात करी थी
कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये पार्टिकल्स का होता है और वेव का नहीं होता। मैंने कल काफ़ी डिटेल में बताया था। इसी तरीके से ये जो इंटरफेरेंस होता है ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स की नहीं होती। पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे के अंदर ऐड होकर बड़ा पार्टिकल या छोटा पार्टिकल नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास एक ट्रक है, ये सपोज करें ट्रक जा रहा है और इसी वक्त में इसी जगह पर यहाँ से एक बाइक गुजर रही होगी, तो क्या ये दोनों मिलकर एक बड़ा ट्रक बन जाएंगे? नहीं, ये तो कोलिजन हो जाएगा। मोमेंटम कोलिजन वो वाली कहानी जाएगी, एक दूसरे में ऐड नहीं होंगी। पार्टिकल्स कैन नॉट ऐड। अगर आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, ए पॉइंट से गुजर रही है, मैं यहाँ से बी एक और बॉल गुजार दूँ इसी जगह से, तो क्या ये दोनों बॉलें मिल जाएंगी? नहीं, ये तो कोलिजन हो जाएगा, दोनों एक जगह पे आ ही नहीं सकती। पार्टिकल में इंटरफेरेंस नहीं होता, वेव में हो रहा है। वेव में होता है। आवाज़ जो है, अगर आपके पास दो आवाज़ें एक ही जगह से जारी होंगी, अगर उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एक लाउड आवाज़ पैदा हो जाती है। अक्सर दो बंदे बोल रहे होते हैं तो तेज़ आवाज़ हो जाती है। कैसे तेज़ हो गई? क्योंकि दोनों की आवाज़ें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, दोनों की आवाज़ों से एक बड़ी आवाज़ बन गई, तो लाउड आवाज़ हो जाती है। अक्सर बाद औक़ात आवाज़ें दब जाती हैं। अगर एक शख्स बोल रहा होता है, दूसरा शख्स बोल रहा होता है, तो लाउडनेस कम हो जाती है ज़रा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की आवाज़ों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दिया, तो आपकी रिजल्टेंट आवाज़ जो है वो ज़रा घट जाती है, तो ज़रा आवाज़ें जो है हल्की हो जाती है। तो साउंड के साथ, वेव के साथ, पानी में आप समंदर गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक लहर आ रही होती है समंदर के अंदर से, साथ साथ एक और लहर आ रही होती है पीछे से बड़ी। आगे छोटी लहर है, ये छोटी लहर आती है, पीछे से एक बड़ी लहर आती है, दोनों एक जगह एक वक्त में आ जाती है बाज़ों का। तो हम देखते हैं कि ये दोनों लहरें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं। इंटरफेरेंस होता है ना अक्सर समंदर के अंदर, मैंने तो बहुत देखा है। आगे से एक छोटी वेव आ रही होती है, पीछे से एक बड़ी वेव आ रही होती है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ये दोनों वेव आपस में मिल जाती है, इंटरफेरेंस हो गया। कभी कभार क्या होता है कि जब ये दोनों वेव मिलती हैं तो लहर हमारी जो है छोटी हो जाती है, हम कहते हैं अरे यार लहर ख़त्म हो गई। कभी होता है जी और ज़रा बड़ी सुनामी टाइप की लहर बन जाती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो ये इंटरफेरेंस होता है कि अगर आपके पास दो वेव एक जगह से गुजर रही होंगी, एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, तो फिर या तो वो एक दूसरे को मिलाकर एक बड़ी वेव बना देंगी या एक दूसरे को काट कर एक छोटी वेव बनाएंगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो इंटरफेरेंस होता है ये जो है वो वेव की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, पार्टिकल्स की नहीं होती। अब आते हैं लाइट की तरफ। लाइट भी इंटरफेरेंस शो करता है। लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो हम इसी फर्स्ट ईयर में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए लाइट के, जिसके नतीजे में ये रिजल्ट निकला कि लाइट इंटरफेरेंस कर रही होती है। लाइट में इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर एक डेमोन्स्ट्रेशन दूँ तो सपोज करें जी ये एक लाइट है, जैसे एक ये लाइट आ रही है, ये लाइट, और एक ये लाइट आ रही है जी, ये दो लाइटें बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी, दो लाइट्स बना रहा हूँ। अब अगर आप लाइट वेव को देखें तो जगह जगह ये मुख्तलिफ पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं। देखें इन पॉइंट्स पर ये दोनों लाइट वेव नहीं मिल रही, यहाँ तो सिर्फ लाल वाली है, रेड ग्रीन नहीं है। यहाँ देखो आप, ग्रीन वाली है, लाल नहीं है। लेकिन इन पॉइंट्स पर देखो लाइट यहाँ पर, ये दोनों लाइट वेव्स आपस में कंबाइन हो रही है ना। इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा क्योंकि दोनों वेव आपस में मिल रही है। अभी बताया मैंने आपको, दो वेव अगर एक ही जगह पे होती हैं तो इंटरफेरेंस हो जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हम पढ़ेंगे यंग का एक्सपेरिमेंट। उसमें इसने यही करा कि जी दो लाइट वेव निकाली और वो दो लाइट वेव जगह जगह मुख्तलिफ पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिल रही थी। अगर आप ग्रीन वाली को, ये तो आपको कम नज़र आ रहा है ना, आप ग्रीन वाली को और बढ़ा दो, देखो और मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ऐसे। तो जगह जगह ये दो लाइट वेव्स आपस में मिल रही थी। सामने स्क्रीन रखी हुई थी, स्क्रीन रखी हुई थी। स्क्रीन पे क्या हुआ, कहीं पर जो है वो ब्राइट स्पॉट नज़र आया और कहीं पर ऐसे डार्क स्पॉट नज़र आया। फिर ये जो स्पॉट है ये ब्राइट था, यानी यहाँ रोशनी थी, और फिर यहाँ डार्क स्पॉट था। फिर यहाँ रोशनी थी, यहाँ डार्क स्पॉट था, यहाँ रोशनी, ऐसे ऑल्टरनेट आए, ठीक है। कई जगहों पे ब्राइटनेस थी, यानी कि रोशनी आ रही थी वहाँ पर, लाइट की स्क्रीन यानी लाइट पड़ी है वहाँ पे, और कुछ जगहों पे डार्कनेस आया। इसका मतलब इंटरफेरेंस हुआ है, क्योंकि अब ये दो वेव जो है, देखो यहाँ पे दो वेव मिल रही हैं, यहाँ दो लाइट मिल रही हैं, यहाँ दो लाइट मिल रही हैं। अब दो लाइट जब मिलेंगी, दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमने अभी बात की है, ऐड हो जाता है। अब दो लाइटें अगर मिलेंगी तो एक बड़ी लाइट बन जाएगी, ब्राइटनेस आती है, ब्राइटनेस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था कि जब दो वेव अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं
तो फिर रिजल्टेंट वेव आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लाइट के केस के अंदर लाइट ख़त्म हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट यंग ने किया था, इट शोज लाइट जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना कर रही है। दो लाइट वेव, अगर आप दो लाइट हैं आपके पास, वो दोनों एक जगह से गुजर रही होंगी, तो वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस कर देंगी। कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट स्पॉट आता है, कुछ जगहों पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्क स्पॉट आता है। तो ये क्या हुआ, लाइट इंटरफेरेंस शो कर रही है। लाइट, अगर दो लाइट वेव जो है, ये इंटरफेरेंस हो जाएगा कि अगर आपके पास दो लाइट वेव एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही होंगी, तो फिर वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर जाती हैं। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइटनेस शो होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्कनेस होगी। तो ये फिनोमेना एक और हो गया जी लाइट का, इंटरफेरेंस के नाम से। ठीक है, और याद रखिएगा इंटरफेरेंस जो है वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाली बात साबित कर रही है कि लाइट एक वेव है। ठीक है, एक और फिनोमेना देखेंगे अब हम, जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। वो भी आपने इसी सेकंड इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा डिटेल के अंदर, डिफ्रैक्शन। ठीक है जी, अब ये फिनोमेना देखते हैं, ये क्या है जी, डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आपने यहाँ पढ़ना है फर्स्ट ईयर के अंदर काफी डिटेल में। अच्छा, अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या है जी, ये भी वेव की प्रॉपर्टी है, पहली बात इंटरफेरेंस की तरह। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट, अगर सपोज करें जी, ये आपके पास एक छोटा सा एक सुराग है। ठीक है, ये आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में ये एक छोटा सा सुराग है। ठीक है जी, अब लाइट वेव सपोज करें आपकी ये लाइट वेव आ रही है, कौन से कलर से बनाऊं, लेट मी सी, ब्लैक से बनाता हूँ। अब सपोज करें जी, ये देखें, ये लाइट वेव आ रही है, एक लाइट वेव आ रही है, ये दूसरी लाइट वेव आ रही है, ये तीसरी लाइट वेव आ रही है, जो कि सीधी सीधी बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, सीधी सीधी, एक ये चौथी लाइट वेव आ रही है। जब इस सुराख के पास से गुजरेगी लाइट, इस सुराख के पास से गुजरेगी लाइट, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी लाइट, ऐसे बैंड हो गई लाइट। लाइट क्या हुई, बैंड हो गई। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह हो रहा है कि ये आपके पास वही छोटा सा सुराग है, लाइट जो है वो ऐसे आ रही थी। ठीक है, और किनारे से टकराकर ऐसे थोड़ी सी बैंड हो गई। इसी तरह यहाँ पर जो लाइट आ रही थी, ठीक है, किनारे से टकरा के ना थोड़ी सी बैंड हो गई। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। कि अगर लाइट जो है किनारे पर आकर टकरा कर थोड़ी सी मुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी देखो आपको दोनों तरफ डिफ्रैक्शन नजर आ रहे हैं। ये हम वेव फ्रंट की सूरत में दिखा रहे हैं, ये हम रे की सूरत में दिखा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट स्ट्रेट थी, जैसे किनारे के ये एजिस के पास से गुजरी, क्या हुआ, लाइट ने, ये लाइट बैंड हो गई। इसी तरह ये देखें जी, ये लाइट स्ट्रेट आ रही थी, जैसे एजिस के पास से गुजरी तो लाइट बैंड हो गई। तो इस फिनोमिना को आप कहते हो डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजिस, अराउंड एजिस, इसको आप कहते हो डिफ्रैक्शन। लाइट डिफ्रैक्शन शो करती है। अच्छा, अगेन डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो वेव का होता है, पार्टिकल्स का नहीं होता। पार्टिकल्स का नहीं होता, वेव का होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास ये वही एक आपके पास एक झिरी है, ठीक है, अब आपके पास ये बॉल है, भाई बॉल के साथ तो दो मामले होंगे, या तो आपके ये इधर इन और इन दीवारों से टकराएगी तो बॉल क्या होगी, बाउंस बैक, रिफ्लेक्शन, या अगर ये किनारे के पास से टकराएगी तो भी रिफ्लेक्शन, और अगर इस एज के पास से गुजर जाएगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा कि बॉल आ रही है, किनारे से टकराई और ऐसे मुड़ गई। ऐसा हो सकता है क्या, लाइट बॉल ऐसे आ रही है, किनारे से टकराई और ऐसे मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई? नहीं। आप बॉल लो, आपने दरवाजे के पास बैठो और बॉल को दीवार पे मारो, दीवार से जब बॉल टकराएगी आपकी तरफ आएगी, और अगर किनारे से टकराएगी तो आपकी तरफ आएगी, और अगर खाली स्पेस से टकराएगी तो आगे निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। डिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगी एज के पास से। तो पार्टिकल पर डिफ्रैक्शन शो नहीं होता, लेकिन वेव में होता है। मिसाल के तौर पे, ये आप यहाँ खड़े हो, सपोज करो जी, ये आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो और यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये आपके पास सपोज लो दरवाजा है। अब यहाँ से आप बोलते हो, स्पीक करते हो, कुछ बोलते हो, आप बोलते हो, मुझे आवाज़ सुनाई देती है ना, मुझे आवाज़ सुनाई देगी, प्रैक्टिकल करके देख लो। आप अपने यहाँ एक खड़े हो जाओ, दीवार की आड़ में एक बंदे को खड़ा करो, कुछ बोलो, बंदे को सुनाई देगा। कहते हैं ना कान तेज है, कान तेज है, वो वाली बात।
तो जब आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो, मैं दीवार की आड़ में खड़ा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो मेरी साउंड है ना, ये आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, ये साउंड ये एज के पास से आके ऐसे बैंड कर गई, इसलिए मुझे सुनाई दे रही है। साउंड वेव है और वेव डिफ्रैक्शन शो कर रही है। आप पानी देखते होगे, पानी का एक्सपेरिमेंट अगर आप करो, आपके पास आपके पास एक ये झीरी है, सपोज करें, ठीक है जी। अब ये पानी आपका आ रहा है जी, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अब आपका क्या होता है, यहाँ से पानी गुजरता है, ये क्या ऐसे निकल जाएगा स्ट्रेट? नहीं, थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि किनारों में भी आपका पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पानी महसूस होता है ना, किनारों के पास भी आपका पानी आ रहा है। क्या मतलब हुआ ये? वही देख लो, पानी जो है किनारों से टकरा के ऐसे बैंड हुआ है, ऐसे बैंड हुआ है। तो ये जो बेंडिंग होती है अराउंड द एजेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेट नॉट द पार्टिकल्स। तो ये जो अगर आपके पास वेव होती है ना जी, तो वेव आपके किनारों से टकराकर मुड़ती है, और इस किनारों से टकराकर मुड़ने के प्रोसेस को, फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ फिनोमिना हमने पढ़े हैं जी। रिफ्लेक्शन कौन कौन से देख लीजिए जरा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का बारे में मैंने कहा कि ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। इस फिनोमेना को तो हमने समझ लिया, लाइट को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखें, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये आज की रिसर्च है, ये आज की रिसर्च बता रहा हूँ मैं कि लाइट जो है वो, उसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट है, और डेंसर मीडियम के अंदर उसकी रफ्तार जो है वो कम होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन शुरू से हमें थोड़ी पता है, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ साइंटिस्ट की रिसर्च के ज़रिए हमें ये बातें पता चली हैं। अब वो क्या रिसर्च थी, कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ये बातें खुल के सामने आती रहीं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट जो है वो, उसकी स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, एयर में ज़्यादा होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे पता चला कि लाइट का नेचर क्या है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरीज रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो नेचर है उसके हवाले से कौन कौन सी थ्योरीज हमारे पास मौजूद है रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो लाइट की थ्योरीज, लाइट के नेचर के हवाले से कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर के अंदर कुछ अटैम्प्ट किए थे, कुछ रिसर्च की थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कुछ थ्योरीज पेश की थी। तो उन थ्योरीज को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी स्टार्ट होती है तकरीबन 17वीं सदी के अंदर, ठीक है। इट स्टार्ट्स इन तकरीबन 17वीं सदी के अंदर, ठीक है, यानी कि 1601 से लेके 1699, ठीक है, ये वो दौर होता है 17वीं सदी, ठीक है ना। ये तो आपको आइडिया होगा कि 17वीं सदी का मतलब ये है कि 1701 नहीं, 1601 से लेके 1699 तक का जो दौर था वो कहलाता है। तो ये जो 1600 का दौर था, जो कि न्यूटन का दौर था, 16वीं सदी जो थी, 17वीं सदी जो थी, ये न्यूटन का दौर था। इस दौरान सबसे पहले ये सवाल उठाया गया, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। सारी रिसर्च हो रही है, फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, सब चीज़ों पर, सब फील्ड पर रिसर्च हो रही थी। तो फिर ये भी पूछा गया कि भाई ये लाइट का नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। सवाल आया जी साइंटिस्ट के सामने कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है। अब इसके हवाले, नेचर ऑफ लाइट, अब इस दौर का जो मशहूर तरीन साइंटिस्ट था वो था न्यूटन, वही सर आइजैक न्यूटन, बड़े मशहूर थे जी। उनका ये उरूज का दौर था, 17वीं सदी जो है वो न्यूटन का दौर था थी। इस ज़माने में न्यूटन जो है वो समझ लो सबसे माने हुए साइंटिस्ट माने जाते थे। तो अब जब ये सवाल किया गया कि यार न्यूटन, ये लाइट का नेचर क्या है, तो सबों ने न्यूटन की तरफ ही देखा। न्यूटन से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सर आप ही बताओगे इसका जवाब, ठीक है, क्योंकि आप ही जो है आज की सदी के सबसे काबिल दिमाग हो। तो जब 17वीं सदी में ये सवाल सामने आया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, और फिर न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक थ्योरी पेश की, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है जी। तो जब सवाल उठाया गया लाइट की नेचर के बारे में, तो फिर सर आइजैक न्यूटन जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो अबू बनने की कोशिश करने लग गए, और उन्होंने कहा जी कि चलो जी मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि लाइट है क्या। सर आइजैक न्यूटन ने कहा जी कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड corpuscles,
ठीक है जी। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, मैंने कल भी बताया था, अगर मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो कोई मैटर हो गया, उसका मास होगा, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, छोटा हो या बड़ा हो वो एक अलग बात है। पार्टिकल का मतलब है इट इज़ अ मैटर, उसका मास होगा। और वेव का मतलब है कि वो एनर्जी है, एक लिहाज से एनर्जी ट्रेवल हो रही है, उसका कोई मास नहीं होता। तो पार्टिकल मतलब क्या हो जाएगा कि मैटर है, मास है। वेव का मतलब हो जाएगा कि मैटर नहीं है, मास नहीं है, ठीक है, ये बात रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, इनका अपना मास है। जबकि ये जो आपकी साउंड होती है और ये हीट होती है, इनको हम वेव कहते हैं और इनका कोई मास नहीं होता। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पसेल्स। यानी कि अगर कोई सोर्स लाइट इमिट कर रहा है, मिसाल के तौर पे या आपके पास एक मोमबत्ती है, इसमें आग लगी हुई है, तो अब ये सोर्स हो गया जो कि लाइट को पैदा कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में निकालता है लाइट को। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा था न्यूटन ने कि ये कॉर्पसेल्स है। ऐसे 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 पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं लाइट में। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो लाइट इमिट कर रहा होता है, उसमें से एक्चुअल में छोटे छोटे से पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, जिनको आप कहते हो कॉर्पसेल्स। ये है कॉर्पसेल्स। ये कॉर्पसेल्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, इनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की रफ्तार जितनी इनकी स्पीड होती है। हम तो जानते हैं रोशनी की रफ्तार कितनी है, 3 × 10⁻⁸। तो सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि इनकी रफ्तार जो है वो रोशनी की रफ्तार जितनी है, यानी इतनी रफ्तार थी इन पार्टिकल्स की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे ये पार्टिकल्स, उनके बकौल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे। उसके बाद लाइट का जो कलर होता है, डिफरेंट कलर्स, उसके बारे में ये कहते थे कि ये कॉर्पस सेल्स के साइज मुख्तलिफ होते हैं। कॉर्पस सेल्स के साइज जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। कुछ कॉर्पस सेल्स थोड़े साइज में छोटे होते हैं, कुछ साइज में बड़े होते हैं, उस हिसाब से लाइट का कलर होता है। मिसाल के तौर पे ब्लू लाइट है तो उसके कॉर्पस सेल्स जो है वो थोड़े बड़े होंगे, रेड लाइट है तो उसके कॉर्पस सेल्स थोड़े छोटे होंगे। तो कॉर्पस सेल्स के साइज के एतबार से लाइट का कलर होता है। डिटरमाइन कलर, ठीक है। तो लाइट का जो मुख्तलिफ कलर होता है, ब्लू लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट, उसके हवाले से ये कहते थे कि इनके जो कॉर्पस सेल्स हैं उनके साइज की वजह से इनका कलर जनरेट होता है। तो ये कहते थे कि ये कॉर्पस सेल्स जब आपकी आंखों में पड़ते हैं तो आपकी आंखों को देखने का विजन, एक सेंसेशन आ जाता है आपकी आंखों के अंदर और आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। पूरी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने, बस उन्होंने ये कहा कि ये कॉर्पस सेल्स जब आपकी आंखों से टकराएंगे तो आपकी आंखों में सेंसेशन पैदा होगा देखने का, और आपकी आंखें जो है वो उस ऑब्जेक्ट को देख रही होंगी जिसमें से ये कॉर्पस सेल्स निकले। ठीक है, ये थी इनकी न्यूटन्स की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी क्या है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम कहते हैं कॉर्पस सेल्स। इनकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनके साइज छोटे बड़े होते हैं और इनके साइज की वजह से इनका अपना कलर हो जाता है, लाइट का कलर हो जाता है। अब अगर हम लाइट के फिनोमेना को देखें तो जो फिनोमेना इन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन हो रहे हैं, एक्सप्लेन वाले जो फिनोमेनाज हैं वो कौन सा था जी, उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी के ज़रिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जी कि बॉल जो है वो किसी मटेरियल से टकराती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो न्यूटन कहता था इसी तरीके से ये कॉर्पस सेल्स पार्टिकल्स हैं, जब किसी मिरर से टकराएंगे तो मुड़ जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो जाएगा इस थ्योरी के ज़रिए, क्योंकि पार्टिकल्स हैं जी, छोटे छोटी बॉल्स हैं। अब जब ये छोटी छोटी बॉल्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक बॉल से कल आपको एग्जांपल दी थी कि स्नोकर के अंदर आप वाइट बॉल से रेड बॉल को मूव करा देते हो, तो इस तरीके से हम कॉर्पस सेल्स को कॉर्पस सेल्स के जरिए इलेक्ट्रॉन को मूव करा देते हैं। तो ये दो फिनोमेना एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। लेकिन कौन कौन से फिनोमेना, अच्छा तीसरा फिनोमेना रिफ्लेक्शन, उसको भी इन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। रिफ्रैक्शन को कैसे, इन्होंने कहा जैसे कि ये आपके पास एक मिरर है, ट्रांसपेरेंट मिरर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मिरर। तो इन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉर्पस सेल्स जब एक डेंसर मीडियम के पास आते हैं, ये डेंसर मीडियम के पास आए, अब ये जो डेंसर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको करेंगे अट्रैक्ट,
अट्रैक्ट, क्योंकि न्यूटन वो था ना जिसने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी बताया था कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये तो इसी ने पेश किया हुआ था। तो अब यहाँ पर भी वही दो बॉडीज आ गई थी, एक क्या हो गई कॉर्पस्कल्स, एक क्या हो गए डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल। तो न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया कि जब ये लाइट के जो कॉर्पस्कल्स हैं जब आपके इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास आएंगे तो इस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने से इनकी रफ्तार बढ़ जाएगी और ये एंटर हो जाएंगे आपके इस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन इस एक्सप्लेन के दौरान इसने क्या मौका इख्तियार किया कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की रफ्तार कम थी, जैसे यहाँ पर आए तो इन मॉलिक्यूल्स ने कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट कर दिया। अब कॉर्पस्कल्स की अट्रैक्शन की वजह से रफ्तार बढ़ गई। ठीक है, तो वो ये कहता था कि डेंसर मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम जो होते हैं जैसे कि पानी हो गया या मिरर हो गया, तो डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो लाइट की रफ्तार इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो लाइट की क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ये गलत बात है, आगे जाके इसको गलत साबित किया गया, हम तो पहले जानते हैं कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार कम होती है। तो ये तीन एक्सप्लेन कर पा रहे हो बस आप, न्यूटन इसकी थ्योरी से खाली रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो पा रहा है, समझ में आया था रिफ्लेक्शन आज ही हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी साबित हो जाएगा अगर ये बात मान ली जाए, टेंसर मीडियम में वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, जो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन, वो कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पार्टिकल में नहीं होता, वेव का होता है वो तो इंटरफेरेंस कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा। डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसी तरह डिस्पर्जन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि ये जो आपकी लाइट जो है वो प्रिज्म में से जब गुजरती है तो 7 लाइटों में कैसे तकसीम हो गई, बकौल इसके तो कॉर्पस्कल्स तो एक ही किस्म की, ये अलग अलग, ये दाल कैसे छन गई, प्रिज्म के अंदर से दाल कैसे छन गई। तो ये वाले फिनोमिना जो है वो नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है। तो देखें ज़रा, ये वाला रिफ्लेक्शन है समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया कि ये जो आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं कॉर्पस्कल्स, आपके सब्जेक्ट ने उन पार्टिकल्स को, उन कॉर्पस्कल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक भी एक्सप्लेन हो गया, इंटरफेरेंस नहीं हो पाया, डिफ्रैक्शन नहीं हो पाया, तो ये वाले फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इस वजह से अब इसकी थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है जी, थ्योरी तो वो होगी ना जो सारी चीज़ों को सही साबित कर दे। अब इसकी जो थ्योरी है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, वो रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक और रिफ्लेक्शन को साबित कर रही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन को साबित नहीं कर पा रही। ठीक है, अब एक और इशू आया फिर उसके बाद, अभी तो इस पर क्वेश्चन मार्क था। अच्छा, अगर क्लास ड्रॉप हो जाए बच्चों तो रिज्वाइन कर लिएगा।